हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो है रिवीजन नोट ऑन टाइप्स ऑफ कंपनीज। जिन बेसिस पे अलग अलग कंपनीज के टाइप होते हैं उनको अगर हम कैटेगराइज करें तो पहला आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर जब हम कैटेगराइज करेंगे अलग अलग कंपनीज़ को तो उनमें आते हैं, पहला जो है हमारा स्टैट्यूटरी कंपनीज़। ये जो स्टैट्यूटरी कंपनीज़ है दे आर कंस्टिट्यूटेड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एंड द प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डू नॉट अप्लाई टू देम। ठीक है, मतलब ये पार्लियामेंट के किसी स्पेशल एक्ट के तहत बनाए जाते हैं ऐसी कंपनीज़, या फिर जो स्टेट असेंबली है वो बनाते हैं, और इन पर कंपनीज एक्ट 2013 या फिर जो भी प्रीवियस एक्ट थे वो अप्लाई नहीं होते, जैसे कि हमारे आरबीआई और एलआईसी है। अभी आते हैं हम बी, रजिस्टर्ड कंपनीज़। ये जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं वो इनकॉर्पोरेट होते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 या फिर जो प्रीवियस कंपनी लॉ थे उसी के हिसाब से, और इनको रजिस्टर करवाने के लिए जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ है उन्हीं के द्वारा रजिस्टर किया जाता है, मतलब विद द आरओसी। फिर आता है हमारा चार्टर्ड कंपनीज। जो चार्टर्ड कंपनी होते हैं वो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं बाय द रॉयल चार्टर ग्रांटेड बाय द क्राउन, तभी उसको कहा जाता है चार्टर्ड कंपनीज। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के उनका कोई भी लाइबिलिटी नहीं होता। ठीक है, मतलब द मेंबर्स ऑफ दिस कंपनी हैव नो लाइबिलिटी फॉर डेब्ट कॉन्ट्रैक्टेड बाय द कंपनी। फिर आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेसिस पर जब अलग अलग कंपनीज़ को कैटेगराइज किया जाता है तभी हम देखेंगे कि पहला आता है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, फिर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। पहला जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज़, जैसे कि इसके नाम से हम जान पा रहे हैं कि इन कंपनीज़ में जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 अनलिमिटेड कंपनी मीन्स कंपनी not having any limit on the liability of its members. फिर companies limited by guarantee as per section 2 subsection 21 company limited by guarantee means a company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the asset of the company इन द इवेंट ऑफ इट बीइंग ओन्ड अप। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी कंपनीज़ के मेंबर्स होंगे उन्होंने जितना भी गारंटी दिया होगा एट द टाइम ऑफ कंपनीज ओन्ड अप वो उतने ही लायबल होंगे, उतने ही एसेट के ऊपर लायबल होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। इसीलिए इसको कहा जाता है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। और ख़ास तौर पर जितने क्लब्स हैं, ट्रेड एसोसिएशंस हैं या फिर सोसाइटीज़ फॉर प्रमोटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये इस तरह के कंपनीज़ के बेस्ट एग्जांपल्स हैं। फिर आता है हमारा कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो है ये बहुत ही कॉमन सा फॉर्म ऑफ कंपनी है, आमतौर पर देखा जाता है। मीन्स ए कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट मेंबर्स limited by the memorandum to the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them। मतलब इस तरह के कंपनीज़ में जो मेंबर्स होते हैं इसके उनके लाइबिलिटी वो जितना भी मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किए होंगे, जितना उनका अमाउंट होगा और उतने शेयर्स का अनपेड वैल्यू जितना होगा, सिर्फ उतने के लिए ही वो लायबल होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। फिर आते हैं हम नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। जब नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे
अलग अलग कैटेगरीज के कंपनीज आते हैं। तो पहला हमारा आता है प्राइवेट कंपनी। सो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, ए प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी which has a minimum paid of capital as may be prescribed by memorandum of association and by its article of association। तो जितना भी उनका प्रेस्क्राइब्ड कैपिटल लिखा होगा मेमोरेंडम में और आर्टिकल में, उतना ही उनका कैपिटल होगा। और ये आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में। और जो भी प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सो देयर इज़ रेस्ट्रिक्शन टू द राइट टू ट्रांसफ़र इट शेयर। 2 एक्सेप्शनल केसेस है। और फिर आता है हमारा लिमिट द नंबर ऑफ इट मेंबर्स टू 200 एक्सक्लूडिंग पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। मतलब प्राइवेट कंपनीज में जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं वो है 200, उसमें पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय को छोड़ के 200 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। फिर पब्लिक कंपनी, सो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, ए पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी। बहुत ही आसान सा आंसर है। पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है और उसका भी जो मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल होगा वो उसके प्रेस्क्राइब्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है, इन दैट केस उस प्राइवेट कंपनी को एज ए पब्लिक कंपनी ट्रीट किया जाएगा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स आता है हमारा 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी जैसे कि इसका नाम से ही हमको पता चल रहा है, इसमें जो मेंबर होगा वो सिर्फ एक ही जन होगा। मतलब इस तरह की कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है। और इसको भी हम अगर कहें तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही बनाया जाता है, लेकिन ये ओरिजिनल या फिर जैसे हम कह सकते हैं जो फुल टोटली जिसको हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं उसके क्राइटेरिया इससे मैच नहीं करते। लेकिन हालांकि 1 पर्सन कंपनी भी एक तरह की प्राइवेट कंपनी ही होती है, जो कि है सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में कहा गया है 1 पर्सन कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज़ ओनली 1 मेंबर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ OPC इज़ मेड इन न्यू कंपनीज एक्ट 2013। मतलब ये जो पिछले वाला कंपनीज एक्ट था 1956 उस पर 1 पर्सन ही कंपनी का कोई भी प्रोविज़न नहीं लागू होता था। मतलब वहाँ कोई भी प्रोविज़न नहीं था 1 पर्सन कंपनी के बारे में। लेकिन जो न्यू कंपनीज एक्ट आया 2013 में उसमें 1 पर्सन कंपनी का प्रोविज़न डाला गया। और साथ ही साथ ये इसलिए डाला गया ताकि जितने भी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स या फिर माइक्रो बिजनेस होल्डर्स हैं उनको बढ़ावा दे सके। और इन OPC लीगल एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड टू द कंपनी ओनली। फिर आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो कंट्रोल के बेसिस पे अगर हम कैटेगराइज करें तो पहला आता है हमारा होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी कहता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 46, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू 1 और मोर अदर कंपनीज मीन्स ए कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी। मतलब उसी को हम होल्डिंग कंपनी कहेंगे जिसके अंडर सब्सिडरी कंपनीज हो। तो फिर ये सब्सिडरी कंपनीज कौन होते हैं? तो ये कहता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 87, जो कि कहता है सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन of board of directors or exercises or control more than 1/2 of the total voting power either at its own or together with 1 or more of its subsidiary company। मतलब सब्सिडरी कंपनी जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 के तहत कहा जाता है वही कंपनी सब्सिडरी कंपनी होती है जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन होल्डिंग कंपनी संभालता है। और साथ ही साथ जितने भी होल्डिंग कंपनी के वोटिंग पावर से उसके 1/2 से ज़्यादा
कंट्रोल होल्डिंग कंपनी करता है उस सब्सिडियरी कंपनी के ऊपर। ठीक, तो सेक्शन 19 कहता है कि सब्सिडियरी कंपनी कभी भी होल्डिंग कंपनी का शेयर होल्ड नहीं कर सकती, लेकिन एक्सेप्शन केसेस हैं, जैसे कि इन केसेस में एक सब्सिडियरी कंपनी भी होल्डिंग कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी का शेयर होल्ड कर सकती है। जैसे कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी का डिसीज मेंबर है और उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो सब्सिडियरी कंपनी का मेंबर है, इन दैट केस ऑटोमेटिकली इट होल्ड शेयर एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। या फिर एक ट्रस्टी की तरह वो अगर शेयर होल्ड करना चाहता है तो इन दैट केस ऑल्सो एक सब्सिडियरी कंपनी का ट्रस्टी अपने होल्डिंग कंपनी का शेयर्स एक्वायर कर सकता है या फिर होल्ड कर सकता है। फिर इफ़ ही इज़ अ शेयर होल्डर इवन बिफोर इट बिकम अ सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, इन केसेस में अगर कोई शेयर होल्डर पहले से ही शेयर होल्डिंग में था लेकिन बाद में जाकर के वो सब्सिडियरी कंपनी बना उस होल्डिंग कंपनी का, तो in that case also it's an exception case where the subsidiary company can hold the shares of holding company. However, the subsidiary company shall have a right to vote as a legal representative or as a trustee only. मतलब सब्सिडियरी कंपनी को वोटिंग राइट केवल मिलेगा एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एज ए ट्रस्टी। उसके अलावा जो शेयर होल्डर्स इवन बिफोर इट बिकम ए सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, इस केसेस में नहीं मिलेगा वोटिंग राइट। अभी आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर्स। तो इस बेसिस पे अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज को देखें तो पहला आता है हमारा लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी ये कहता है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 कोई भी कंपनी अगर उसकी सिक्योरिटीज़ को लिस्टेड करती है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में तो उसको लिस्टेड कंपनी कहा जाएगा। लेकिन प्रोवाइडेड केस भी है, सच क्लास ऑफ कंपनी व्हिच हैव लिस्टेड और इंटेंड टू लिस्ट सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन with the Securities and Exchange Board shall not be considered as listed company। ठीक है, मतलब कोई भी क्लास ऑफ कंपनीज वो अगर अपने जो सिक्योरिटीज़ हैं वो लिस्टेड कराती है या फिर इंटेंशन है उसका टू लिस्ट ऑफ सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ और वो आफ्टर कंसल्टिंग विथ द सेबी वो करती है, देन इन दैट केस उसको लिस्टेड कंपनी नहीं कहा जाएगा। तो अभी अनलिस्टेड कंपनी किसको कहेंगे? कोई भी पब्लिक कंपनी वो अगर उसके शेयर्स किसी भी रिकॉग्नाइज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं कराती है तो उसको हम अनलिस्टेड कंपनी कहेंगे। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज है BSE NSE। अभी आते हैं हम अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनीज। सो देयर आर अदर फॉर्म ऑफ कंपनीज लाइक पहला है हमारा स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 के तहत उसको डिफ़ाइन किया गया है एज पर द न्यू डेफिनेशन। तो इस न्यू डेफिनेशन में थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो चेंज हो गया है। इसके तहत कोई भी कंपनी जिसका पेड ऑफ कैपिटल अप टू इंडियन नेशनल रुपी 2 करोड़ और उससे कम है, मतलब कोई भी कंपनी जिसका पेड ऑफ कैपिटल 2 करोड़ से कम है और टर्नओवर वो अगर 20 करोड़ या उससे कम है तो उसी को कहा जाएगा आज स्मॉल कंपनीज। मतलब उन कंपनीज को हम स्मॉल कंपनीज कहेंगे एज पर द न्यू डेफिनेशन। तो सेक्शन 8 कंपनी जो है ये एक तरह का लीगल फॉर्म ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर होते हैं और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, रिसर्च, रिलीजन, सोशल वेलफेयर, चैरिटी या फिर उसी तरह के कोई सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स।
फिर आता है हमारा गवर्नमेंट कंपनीज, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। तो गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके कम से कम 51% ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, या फिर 2 या उससे ज़्यादा किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, या फिर पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय 1 और मोर स्टेट गवर्नमेंट, वो अगर मिलकर के शेयर होल्डिंग रखते हो तो उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा। और इसके तहत कोई भी नॉर्मल प्राइवेट कंपनी अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होती है तो उस प्राइवेट कंपनी को भी माना जाएगा आज गवर्नमेंट कंपनी। वो चाहे प्राइवेट कंपनी हो या फिर पब्लिक कंपनी हो, वो अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी कंपनी होता है तो इन दैट केस उसको गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। तो अभी आते हैं हम फॉरेन कंपनी। ये जो टर्म है फॉरेन कंपनी, इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि एज पर जो कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 ये कहता है कोई भी कंपनी या फिर बॉडी कॉरपोरेट वो अगर आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसको फॉरेन कंपनी हम कहेंगे। लेकिन मतलब कोई कंपनी जो आउटसाइड इंडिया में रजिस्टर्ड या फिर इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसको हम फॉरेन कंपनी कब कहेंगे कि भले ही वो आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है लेकिन वो आकर के उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो इंडिया में है, या तो वो खुद आकर के काम कर रहा है या फिर अपने एजेंट के थ्रू काम करवा रहा है, या फिर अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी काम करवाता है, किसी भी मैनर में वो अगर बिजनेस एक्टिविटी के कंडक्ट्स करता है तो उसको हम फॉरेन कंपनी कहेंगे एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42। एसोसिएट कंपनीज और जॉइंट वेंचर कंपनीज, इसका सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। एसोसिएट कंपनी हम उसी कंपनी को मानेंगे जो किसी अदर कंपनी के साथ मिलकर के अपना कुछ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उसके साथ बांट रही हो, मतलब उसके साथ साझा कर रही हो। उसका अगर कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है विद द अदर कंपनी, वो अगर उसके साथ मिलकर के काम कर रहा है और साथ ही साथ उसका एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस है उस अदर कंपनी के साथ, तो उसको हम एसोसिएट कंपनी मानेंगे। लेकिन ये भी बता दूं, एसोसिएट कंपनी कभी भी उसको हम सब्सिडियरी कंपनी नहीं कह सकते, क्योंकि सब्सिडियरी कंपनी का कभी भी होल्डिंग कंपनी के ऊपर उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता। लेकिन हाँ, एसोसिएट कंपनीज में हम जॉइंट वेंचर कंपनीज को इंक्लूड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनीज, सो इन्वेस्टमेंट कंपनी का जो डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट के तहत ये कहता है कोई भी कंपनी उसका अगर मेन जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो है एक्विजिशन, होल्डिंग या डीलिंग इन शेयर्स, डिवेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी, देन उस तरीके के कंपनी को हम बोल सकते हैं एज इन्वेस्टमेंट कंपनीज। मतलब कोई भी कंपनी वो अगर उसका प्रिंसिपल बिजनेस ही है कि वो शेयर्स को एक्विजिशन करता है या फिर होल्डिंग करता है या फिर शेयर्स के साथ डीलिंग करता है, डिवेंचर्स के साथ या फिर किसी भी अदर सिक्योरिटीज़ के साथ डील करता है, मतलब उसका जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो है शेयर एक्विजिशन, डिवेंचर एक्विजिशन और अदर सिक्योरिटीज एक्विजिशन, और उसके जितने भी एसेट्स है वो इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिवेंचर्स या अदर सिक्योरिटीज़ के तहत है, और वो कम से कम 50% के जो टोटल उसके एसेट हैं वो इसी काम में लगे हैं, और उसका जितना भी इनकम आता है इस इन्वेस्टमेंट से
वो इनकम ही कम से कम उसका ग्रॉस इनकम के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो वो भी कम से कम 50% का उसका इनकम इसी इन्वेस्टमेंट बिजनेस से आता है। तो इन दैट केस हम उस कंपनी को कहेंगे इन्वेस्टमेंट कंपनी। बैंकिंग कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के तहत, तो बैंकिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 में जैसा कहा गया है उसी हिसाब से अगर वो रजिस्टर्ड हो तो उसको हम बैंकिंग कंपनी कहेंगे। फिर प्रोड्यूसर कंपनीज, जो कि कहता है उसके जो प्रोविजंस है वो जो पिछले वाला जो हमारा कंपनीज एक्ट 1956 था उसका सेक्शन 581A के हिसाब से जो प्रोड्यूसर कंपनी है वो एक तरह का बॉडी कॉर्पोरेट है और वो जो उसके ऑब्जेक्टिव्स, जो उसके एक्टिविटीज़ होंगे वो सेक्शन 581B में जैसे स्पेसिफाइड हुए थे उसी हिसाब से अगर वो रजिस्टर्ड हुआ है तो उसको हम प्रोड्यूसर कंपनी कहेंगे। और इस प्रोड्यूसर कंपनी में जो मेंबरशिप लेगा वो ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं। सो द मेंबरशिप ऑफ प्रोड्यूसर कंपनीज इज open primary producer only, is open for primary producers only, and it has an activity by which some agricultural produce is produced by such primary producers। अभी जानते हैं डॉर्मेंट कंपनीज। सो एज पर सेक्शन 455 सबसेक्शन 1 where a company is formed and registered under this act, under this companies act for a future project or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction। मतलब कोई भी कंपनी वो अगर अभी रजिस्टर हो रही है लेकिन वो जो काम करेगी वो फ्यूचर में करेगी, किसी की मतलब किसी भी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए वो अभी से रजिस्टर हो रही है, या फिर कोई एसेट अगर उसको कम दाम में मिल रहे हैं इसी वजह से वो अभी से रजिस्टर हो रहा है, या फिर उसका कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके रजिस्टर करवाने के लिए वो अभी से एज ए कंपनी रजिस्टर हुआ है लेकिन वो अपना कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मेंटेन नहीं करेगा। मतलब वो किसी भी तरह का इम्पोर्टेंट बिजनेस वो सब नहीं करेगा जो कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में आते हैं, वो सब नहीं करेगा। लेकिन हाँ उसके जो बेसिक्स है जैसे कि ऑफिशियल एक्सपेंसेस है जो कि वो देना पड़ेगा, या फिर उसके जो एनुअली चार्जेस लगते हैं आरओसी से वो देना पड़ेगा। इन सब को हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं कह सकते। अभी जानते हैं इनएक्टिव कंपनीज। इनएक्टिव कंपनीज का मतलब होता है अगर कोई कंपनी वो किसी भी तरह का बिजनेस कैरी नहीं करती, किसी भी तरह का बिजनेस ऑपरेशन नहीं करती और ना ही कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी कैरी करता है ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, और ना ही उसने किसी तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग किया है, एनुअल रिटर्न फाइलिंग किया है लास्ट 2 ईयर्स में। सो उस तरीके के कंपनी को कहा जाता है इनएक्टिव कंपनी। फिर आ जाते हैं हम निधि कंपनी। निधि कंपनी एक तरह का टाइप ऑफ कंपनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है साउथ इंडियाज़ में। सो निधि कंपनी टाइप ऑफ कंपनी इन द इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर recognized under section 406 of Companies Act 2013, and their core business is borrowing and lending money between their members। मतलब उनका जो मेन बिजनेस है वो within their members to borrow and lend the money, यही होता है। and they are also known as permanent fund, benefit funds, mutual benefit funds and mutual benefit companies। And with this, our revision has come to an end. Thanks for watching, and do like, share and subscribe my channel.